मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वादा है तुझसे। मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। ये शब्द थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के। आप सभी साथियों को बता देता हूं, आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस 28 सितंबर 1907 को आज ही के दिन शाम के वक्त सरदार जी का जन्म हुआ। जिस वक्त सरदार जी का जन्म हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह उनके काका जी दोनों जेल के अंदर थे और जन्म होते ही उनकी रिहाई हुई। तो उनकी दादी जी ने, भगत सिंह जी की जो दादी जी थी, उन्होंने बोला बड़ा भागावाड़ा है मेरा पुत्र। उस भागावाड़ा शब्द से भगत नाम रखा गया, जिसको भगत सिंह के नाम से आज के दिन हम जानते हैं, पहचानते हैं। आप सभी साथियों को बता देता हूं, शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज 3 प्रोग्राम अटेंड करके आप लोगों के नाम कुछ संदेश देना चाहता था, मेरा दिल था। क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जाते हैं ताकि उनकी विचारधारा आगे फैले। बड़ा दुख होता है उन प्रोग्रामों में, वहां पे डांस होता है या डीजे बजता है या और कोई इसी प्रकार का प्रोग्राम हो कि भाषणबाजी ना हो पाए। जब तक उनके विचार आगे नहीं फैलेंगे, मेरा मानना यह है, हम शहीद आजम वाली क्रांति दोबारा से नहीं ला सकते। आप सभी साथियों को बता देता हूं, जब 4 साल का एक लड़का अपने माता पिता से सीखकर और खेत में बंदूकें बोने के लिए चला जाता, उसी का नाम भगत सिंह था। एक 10 साल का लड़का डीएवी स्कूल से 9वीं पास कर लेता, उसी का नाम भगत सिंह था। एक 14 साल का लड़का बिना 10वीं पास किए डायरेक्ट नेशनल कॉलेज में जिसका एडमिशन हो जाता, उसी का नाम भगत सिंह था। आप सभी साथियों को बता देता हूं, भगत सिंह एक पढ़ा लिखा था, 5 भाषाओं का उसको ज्ञान था, नॉलेज थी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ये सभी लैंग्वेजें भगत सिंह को आती थी। शहीद आजम की जब 16 साल की उम्र में शादी करवाने की बात हुई, अपनी माता जी को पत्र लिख के घर से निकल गया और बोला, आजादी ही मेरी दुल्हन, मेरी माँ, मेरे को बांध के मत रख, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। यहां से जाता है कानपुर, उसको वहां मिलता उसका आदर्श, उसका गुरु शहीद आजम चंद्रशेखर। आप सभी साथियों को बता देता हूं, कुछ भगत सिंह को चाहने वाले, उन्होंने जातियों में बांट दिया इन आदमियों को कि भगत सिंह तो जाटों का था, चंद्रशेखर पंडितों का था। गौर करने की बात, ये सब एक थे, एक साथ रहते थे, एक थाली में खाते थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे। कुछ भाई मेरे को भी कहेंगे, आप भगत सिंह की विचारधारा से कैसे सहमत हो, आप तो हाथ में इतनी चीजें पहनते हो, भगवान को मानते हो। आप सभी साथियों को बता देता हूं, मैं चंद्रशेखर का भी चाहने वाला हूं। वो भगवान के कितने कट्टर भगत थे, दोनों की विचारधारा कितनी अलग होते हुए भी एक साथ रहते थे। जब चंद्रशेखर एक जनेऊधारी पंडित भगवान को याद करता था, तो भगत सिंह उसके सामने पिस्तौल लेकर उसकी रक्षा करता था, कभी कोई गोरा लोग ना आ जाए। और इन्हीं के संगठन से अस्फाकुल्ला, जो एक मुसलमान थे, जब वो नमाज अदा करते थे 5 वक्त की, उन्हीं का साथी था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो उनकी रक्षा करता था। जब अस्फाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल को बोलता, भगवान के नाम लो, मैं आपकी रक्षा करता हूं, वे एक दूसरे पर इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट करते थे। 20 साल की उम्र में भगत सिंह पहली बार जेल गए, 5 हफ्ते जेल के अंदर रहे। 60,000 रुपए में भगत सिंह जी की जमानत हुई। 60,000 रुपए उस वक्त बहुत बड़े होते थे। अब हम भगत सिंह को कितना पढ़ते, कितना जानते हैं। आज भगत सिंह के मैं जेल के आप लोगों को कुछ आखिरी वक्त बताता हूं, आखिरी दिन, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़ी चीज क्या है वो समझना हमारे को बहुत जरूरी। जो संदेश देके गए हैं, उनका कहना ये था, आप सभी साथियों को बता देता हूं, तलवार से कभी क्रांति नहीं आती, कलम से क्रांति आती है, विचारधारा से क्रांति आती है। भगत सिंह एक विचारधारा थे। 23 मार्च 1931 जो शहीदी दिवस था, जिस दिन फांसी दी गई, वो फांसी का सही समय नहीं था। 24 तारीख को फांसी दी जानी थी, 24 मार्च को, लेकिन 23 को क्यों दी गई? 23 तारीख सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में जोर की आंधी आती है, हल्की हल्की बारिश होती। 13, 14, 15 नंबर बैरक में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु थे। 14 नंबर बैरक में भगत सिंह था। 6x6 की बारिश, जिसमें कच्ची कच्ची छोटी छोटी घास उगी हुई होती थी। 5 फुट 10 इंच का शरीर भगत सिंह का, जिसके अंदर 57 किलो वजन जेल के अंदर गया जब था। फांसी के वक्त 62 किलो वजन था। 27 की कमर थी, 32 की छाती थी, 7 से 8 नंबर का जूते का साइज था पैर का। खाकी कलर की एक शर्ट पहन रखी थी,
नीचे जो आप वुडलैंड टाइप के जूते देखते हो, खाकी कलर के, उस टाइप के जूते थे। सरदार जी बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। उसके पास में कच्चा मटका रखा हुआ था पानी पीने का। उनका वकील वहां एंट्री करता, वकील आता है। वकील आते ही भगत सिंह की आंखों में देखता है, बताता शेर की तरह भगत सिंह इधर उधर बैरक में घूम रहा था अपनी। उनको बोलता है, क्या आप मेरी किताब लाए? भगत सिंह बोलता है, क्या आप मेरी किताब लाए? यानी कि उस वक्त भी उनके दिल में पढ़ने की एक उम्मीद, एक जिज्ञासा थी, ताकि वो समाज को कोई संदेश दे सके। उनके पिताजी ने भी एक बार कहा था, बेटा माफी मांग लो, आपको राहत मिल जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, फांसी नहीं होगी। अपने पिता को शहीद आजम ने कहा था, सरदार जी, सरदार असरदार होता है, आप सरदार हो के कैसी बातें कर रहे हो? मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा, लेकिन चिट्ठी वो लिखूंगा अंग्रेजों को कि आपको भी पढ़ के गर्व होगा। सरदार जी ने जब अपनी आखिरी चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी, उसमें लिखा था, मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए। अगर मेरी मांग ही माननी है, सरेआम चौराहे पर घोषणा करके, वहां खड़ा करके हमारे सीने में गोली मारी जाए, हम तीनों दोस्तों के सीने में गोली मारी जाए, ताकि जिसको पूरा हिंदुस्तान खड़ा होके देख सके आपके बेटे कितने बहादुर हैं। हंसते हंसते अपनी छाती पर गोली खा गई। और यूथ और आवाम और जनता ये बात देखकर उनके अंदर का भगत सिंह जाग उठे। अंग्रेजों की ये चिट्ठी पढ़कर ही रोंग रोंग खड़ा होकर थर थर कांपने लग गए थे अंग्रेज, ये सोचकर इस इंसान की मानसिकता कितनी गहरी है। जब जो आखिरी वक्त था, आखिरी दिन था जेल के अंदर का, जेल का नाई बरकत सिंह गेट बंद करता हुआ आता, ओए आज मेरा भगता नहीं रहेगा, ओए ये अंग्रेज लोग उसको खा जाएंगे। ये बातें बोलते बोलते सबका गेट बंद करता, सबको अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ करता है। कुछ ही टाइम बाद गोरे लोगों की टीम आती है वहां, पुलिस वालों की। उनको भी पता लगा कि आज आप लोगों का आखिरी दिन है, क्योंकि उनका वकील भी बताता, भगत सिंह आज आप लोगों का आखिरी दिन है, क्या कुछ चाहते हो? भगत सिंह के आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपने आखिरी शब्द बोलता है। और जेल के बाहर लाखों की भीड़ में आवाम जनता थी। अगर एक ईंट एक आवाम एक जनता उठाती तो शायद वो जेल का नामो निशान तक नहीं होता और वे शेर हमारे बीच में जीवित और जिंदा होते। लेकिन यही होती है गुलामी। जब हम किसी चीज पर बोलते हैं, आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, सिखाते हैं, हमारी खिलाफत हमारे ही भाई करते हैं या बैठ के तमाशा देखते हैं। वो सीखते नहीं है कि ये लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं। हमने उसी शहीद आजम से सीखा, बेबाक बोलना उसी को पढ़ के सीखा है। जो करना है वो समाज को, भाईचारे को, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का नहीं। उस वहीं से जब शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी आखिरी ख्वाहिश थी, जिनका मलमूत्र साफ करता था भोगा, जो भंगी था, भोगा भंगी प्यार से बोलते थे उसको, उस वक्त भी ये माना जाता था कि ये दलित समाज से है। उस टाइम भी ये ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। और भगत सिंह जी का इतना बड़ा दिल था, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, वो भोगे को प्यार से बेबे कहता था। बेबे क्यों कहता था? जब मैं कम उम्र का था, मेरा मलमूत्र मेरी बेबे साफ करती थी। बेबे पंजाबी में माता जी को बोलते हैं। और बोगे तू मेरे लिए मेरी बेबे है, मेरा मलमूत्र साफ करता है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू मेरे लिए रोटी लेके आए और मैं तेरे हाथ का निवाला खाऊं। वो बोगा भी जेल के बाहर खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था कि मेरे भगते को खाना खिलाना। ओए ओए कमीनों, कम से कम मेरी तो एंट्री करवा दो अंदर, मेरे को तो आने दो। वो गेट पीट रहा था, रो रहा था, मेरे भगते को आखिरी निवाला, मेरे हाथ का खाना, ओए वो तो खाने दो। लेकिन उसकी भी अंदर एंट्री नहीं होनी दी। ये थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सबको जोड़ के चलने वाले, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर रखने वाले। लास्ट वक्त उनको फांसी पर लेकर जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी का नेता अंदर बंद था, जिनका नाम था सरदार सच्चर सिंह, जिन्होंने आवाज मारकर कहा, ओए भगते यार, तू अपना वकील करके जिंदा भी रह सकता था, तू बच भी सकता था फांसी से। भगत सिंह ने बिना मुड़े जवाब दिया, बचने का काम आप जैसे नेताओं का होता है।
हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें शहादत देने से ही देश के अंदर क्रांति आती है। और साथ में बोला इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे करते करते फांसी के उस तख्ते तक पहुंच जाते हैं। शाम का टाइम, जो फांसी का टाइम था, तीनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं। यह नजारा अंग्रेजी सरकार भी देख रही थी। पहली बार कोई ऐसी फांसी हो रही थी जिनको फांसी का डर ही नहीं था। 7:28 पे 23 मार्च 1931 की शाम को फांसी शुरू हुई। 7:33 तक 5 मिनट के दौरान जो टाइम था, उसके अंदर उन तीनों क्रांतिकारी शेरों की फांसी संपूर्ण हुई। बाहर वही भीड़, वही आवाम, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, वही जनता चिल्ला रही थी, हमें आखिरी बार भगत सिंह को देखने दो, मिलने दो। जिनकी ताकत लाखों में थी और जेल के अंदर जो पुलिस बल था, उनकी संख्या मात्र 400-500 थी। उनको पता था अगर धुआं उठा अंदर इनको जलाएंगे, बाहर की जनता को पता लग जाएगा, कभी भीड़ बेकाबू हो जाए और जेल को तोड़ ना दे। पिछले गेट को तो पिछली दीवार को तोड़ते हैं जेल की, वहां से ट्रक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोटे छोटे बोटे बोटे बना के उनकी हड्डियों को, उनके पैरों को, हाथों को मोड़ तोड़ के बोरियों में भर दिया जाता है। जेल के अंदर एक ट्रक आता था जो डेली साग सब्जी लेके आता था, एक सरदार जी का। उसकी गाड़ी में उन तीनों बोरियों को भगा दिया जाता है जैसे कोई यूज किया हुआ सामान फेंक रहे हो। उस सामान को लेकर उस ट्रक में भर के वहां से पीछे के रास्ते से जब निकालते हैं, रास्ते में जाकर ड्राइवर के दिल में भी ख्याल आया कि आज आपके साथ इतनी पुलिस और पीछे से ये ऐसे क्यों लेके आ रहे। ड्राइवर बाथरूम के बहाने से नीचे उतरता है और नीचे उतर के बोलता है, एक जो हिंदुस्तानी पुलिस वाला था उसको, तू तो बता दे, तू तो अंग्रेज नहीं है, इसमें ऐसा क्या बरखा है कि पीछे से लाना पड़ा। वो चिल्ला के बताता है, चुपचाप अपना काम कर ले, अगर मैं बता दूंगा तो मेरे को भी मार देंगे। ड्राइवर के दिल में ख्याल आया कुछ न कुछ दाढ़ में काला है। उसने दोबारा से पूछने की कोशिश की तो धीरे से बता, इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का पार्थिव शरीर है। यह सुनकर ट्रक वाले के रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम के बहाने से नीचे उतर गया, पहाड़ी से नीचे जाकर गांव वालों को बता दिया कि मेरे ट्रक में ऐसे ऐसे है। वहां से सभी जगह संदेश पहुंच गया। सभी जगह संदेश पहुंचते पहुंचते वो उनको नदी के किनारे पर लेकर गए, जहां भीड़ आ जाती है, गांव आ जाता, इकट्ठा हो जाता। इस भीड़ को देखते हुए सतलुज के किनारे वहां से पुलिस प्रशासन उनको लेके जाती है, पार्थिव शरीर को। वहां जब उनको जलाने लग गई भीड़, वहां बेकाबू होकर पुलिस वालों से उन पार्थिव शरीर को जो आज जले हुए थे उनको अपने कब्जे में कर लेती है। अगले दिन पूरे लाहौर के अंदर बहुत बड़ी शोक सभा रखी गई। लगभग 10-12 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। सबके हाथ पर काले कपड़े थे, काली पट्टी थी। उनका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाजों के दौरान। वहां उनके आखिरी समय में मौलाना साहब ने, हिंदू समाज के पंडित ने, सिख समाज के सरदार जियों ने मिलके उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। अंतिम संस्कार के बाद सबकी आंखों में आंसू थे। यह दिन था 24 मार्च का। बड़ा दुख और दुर्भाग्य है इस देश का। आज आप क्या सोचते हो, आजादी मिल गई? जो उनका सबसे बड़ा, जिसको आदर्श मानते थे, जो गुरु था, इनकी जो कम्युनिटी थी उसका नाम था हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये इनका एक संगठन था। उस संगठन का जो मालिक था पंडित चंद्रशेखर आजाद, उनकी जो माता जी थी, इन्होंने आपस में कसम खाई थी, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, अगर आजाद हो गए तो आजादी का मजा चखेंगे साथ। इन्होंने कसम खाई थी अगर हमारे में से कोई नहीं रहा तो उनके परिवार को रहने वाला साथी संभालेगा। 47 में आजादी के बाद एक सदाशिव नाम का साथी चंद्रशेखर का जेल के बाहर आता है, जो चंद्रशेखर की माता जी को ढूंढना शुरू कर देता। पता लग जाता कि अभी वो जीवित है, माता जगरानी देवी। वो दर दर की ठोकर खा रही थी। लोग आगे खेता में जा जाके लकड़ी तोड़ तोड़ कारे पर लकड़ी घेरे आरती उड़े तो उसने 2 वक्त की रोटी मिल ले आरती। अकेली थी। उसको लोग ये भी कहते थे, चोर की माँ यहां मत घुस जाना। वो प्यार से चंद्रशेखर को चंदू कहती थी। मेरा चंदू चोर नहीं था, मेरे चंदू ने इस देश के लिए शहादत दी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो?
47 के बाद